नमस्कार दोस्तों, मैं टेकी पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान जिसे जानते हैं आप, का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस एक ही वीडियो हम पूरा चैप्टर समझेंगे। यह एनसीईआरटी कक्षा 10 का चैप्टर है। आइए तो देखते हैं इसको। अध्याय 3। सबसे पहले इसमें एक स्टोरी आती है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। देखते हैं इस स्टोरी पर नज़र। ये जो चित्र है ये किसकी है? अमेरिका में चले एक नागरिक आंदोलन की घटना से संबंधित है। अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था, उसकी घटना से संबंधित है। ये 3 व्यक्ति हैं, 3 पदक विजेता। अभी देखते हैं हम इसे। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक की दौड़ का चित्र है। 200 मीटर की दौड़ हुई थी ओलंपिक की, मैक्सिको सिटी में। कहाँ हुई थी? मैक्सिको सिटी में। कब हुई थी? 1968 में। कितने मीटर की थी? 200 मीटर की। उसका ये चित्र है। अमेरिका का राष्ट्रगान बाज रहा है और सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी, 1 और 2। ये तो मुट्ठी ताने हुए खड़े हैं और ये नॉर्मल तरीके से खड़ा है। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं मुट्ठी ताने हुए, ये कौन है? ये है अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉनी कार्लोस। एक टॉमी स्मिथ है और दूसरा है जॉनी कार्लोस। ये दोनों ही एफ्रो अमेरिकी लोग हैं। एफ्रो अमेरिकी लोग कौन होते हैं? एफ्रो अमेरिकी लोग, एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अर्थात इन लोगों के वंशज जो हैं वो अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए थे। ये उनमें से तो ऐसे लोग जो अमेरिका में अफ्रीका से लाए गए गुलाम बनाकर, ऐसे लोगों को एफ्रो अमेरिकी कहा गया। इन्होंने कौन कौन से पदक जीते? टॉमी स्मिथ ने तो जीता गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक, और जॉनी कार्लोस ने जीता कांस्य पदक। इन्होंने जूते भी नहीं पहने और केवल मोजे चढ़ाए हुए थे दोनों के दोनों। और ये क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी एफ्रो अमेरिकी लोग हैं अमेरिका में, जो अश्वेत लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। ये अपनी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी स्थिति कैसी है। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहन रखा था जो अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला भी पहन रखी थी, यानी कि ऐसे प्रतीक चिन्ह पहन रखे थे जो अश्वेतों के प्रतीक थे, तो इन दोनों ने पहन रखे थे। अपने इन प्रतीकों से ये बताना चाहते थे कि अमेरिका में किस प्रकार से रंग भेद हो रहा है और किस प्रकार से अफ्रीकी जो लोग आए थे वहाँ से गुलाम बनकर उनके साथ कैसा रंग भेद का भेदभाव हो रहा है और वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी में, उसकी ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अश्वेत शक्ति मतलब अश्वेत लोगों का प्रतीक थी। रजत पदक, ये जो व्यक्ति है इसने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया का धावक पीटर नॉर्मन। इसने अपना पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा लिया। इसने क्या लगा लिया? मानवाधिकार का। ये इन दोनों लोगों के समर्थन में खड़ा हो गया कि मैं इन दोनों के साथ हूँ। ठीक है, अब ये हो गया खड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हम देखते हैं अभी। उससे पहले हम ये देखते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चले? 1954 से 1968 तक नागरिक अधिकार आंदोलन चले। क्या होते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन? नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए या रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन को ही नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। ठीक है। एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो एफ्रो अमेरिकी लोग थे उनके विरुद्ध होने वाले नस्लीय भेदभाव को मिटाना इसका उद्देश्य था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये इसके नेता थे और इन्हीं की अगुवाई में ये पूरा आंदोलन रूप लिया। ठीक है। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई और अंत में ये सफल भी हुए। फिर अगला है अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये क्या होता है? यह 1966 में प्रारंभ हुआ था और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। ये तो अहिंसक आंदोलन था जो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में चला। ये अश्वेत शक्ति आंदोलन ये थोड़ा सा उग्र था, विरोधी ज़्यादा था। इसमें लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आंदोलन अश्वेत शक्तियों के लिए थे। आइए अब इस चित्र पर नज़र डालते हैं। ये चित्र
टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, उन दोनों का है। 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये अपने यहाँ मूर्ति लगवाई, जॉनी कार्लोस की और टॉमी स्मिथ की। आगे बढ़ते हैं। पीटर नॉर्मन ने जो इन दोनों का समर्थन किया था, पीटर नॉर्मन ने जॉनी कार्लोस का और टॉमी स्मिथ का, उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। नॉर्मन को अपने फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें अपनी टीम में जगह नहीं दी और इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में भी सफलता पाई थी। फिर हम आगे आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। हमने देखा किस प्रकार से पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा था समानता असमानता विभाजन होता है, नस्ल आधारित रंग आधारित कितना तेज भेदभाव होता है, अभी हमने देखा अफ्रो अमेरिकी के साथ। बेल्जियम में भी क्या होता था, अलग अलग रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में भी ये बंटवारा दिखा भाषा और क्षेत्र के आधार पर, लेकिन बेल्जियम के लोग तो समझदार थे। श्रीलंका में ये परिणाम क्या हुआ, इसका गृह युद्ध होने लग गया, है ना। फिर हम आगे आते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव ज़्यादातर जन्म आधारित होता है, अर्थात आपने किसी खास क्षेत्र में जन्म ले लिया, किसी खास जाति में, किसी खास धर्म में ऐसे जन्म ले लिया, तो उसके कारण जो भेदभाव होगा ना आपके साथ, उसे क्या कहेंगे? जन्म आधारित भेदभाव। सामान्य तौर पर यह चुनना कि हमारा समुदाय कौन सा होगा, ये हमारे वश में नहीं होता है, क्योंकि हम किस समुदाय में पैदा होते हैं हमें पता नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ है, और यहीं से अगर हमारे साथ भेदभाव स्टार्ट हो जाता है तो उसे सामाजिक भेदभाव कहते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, लंबा हो, छोटा हो, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है। उनकी शारीरिक क्षमताएं भी, अक्षमताएं भी अलग अलग होती हैं सभी किस्म के। लेकिन इसमें ये चीज़ और ध्यान देने की बात है कि सभी किस्म के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी होती हैं। एक तो होता है जन्म के आधार पर भेदभाव, और दूसरा भेदभाव कैसे होता है? हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर भी भेदभाव होता है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। उनको कोई दूसरी जाति पसंद आती है, धर्म पसंद आता है, तो वो अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो हम सभी क्या हैं? हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो ये जन्म के आधार पर भी होता है और जन्म के बाद भी सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। अब देखते हैं आगे आगे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा एक ही धर्म में कई लोग अलग अलग जाति और उसमें बटे होते हैं पंथ में, तो वहाँ पर भी ये सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये सब धर्म भी अलग अलग पंथों और उसमें बटे रहते हैं, जिसके कारण भी कई प्रकार के विवाद या सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ आप एक चित्र देखिए, ये एक व्यक्ति है, ये बैठा हुआ है और यहाँ अलग अलग रंग देख रहे हैं। ये अलग अलग रंग अलग अलग लोगों का प्रतीक है। ये अफ्रीकी लोगों का प्रतीक है, ये इंडियंस का प्रतीक है और ये यूरोपियंस का प्रतीक है, और ये हाथ इनको काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था ना, इंद्रधनुषी चमड़ी, इंद्रधनुषी रंग है ना, अश्वेत, श्वेत और रंगीन चमड़ी के लोग। तो ये तो है रंगीन चमड़ी, ये है श्वेत लोग और ये है अश्वेत लोग। तो इस प्रकार से ये इनको काटने का प्रयास कर रहा है, यह हाथ, जो रंगभेद के खिलाफ बताता है। अब अगला टॉपिक है हमारा विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। हम सभी जानते हैं हम सभी लोग विभिन्न प्रकार से अलग है, भगवान ने भी हमें कई प्रकार से अलग बनाया है, लेकिन उसके बावजूद हम किस प्रकार से सामंजस्य कर सकते हैं आपस में और टकराव को कैसे टाल सकते हैं, इसी से लोकतंत्र की स्थापना होती है। हमारे देश में दलितों के साथ कई प्रकार का अन्याय होता है और वे गरीब और भूमिहीन भी है, उनके साथ भेदभाव होता है और वो कई बार अन्याय के शिकार हो जाते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन क्या होता है? सामाजिक विभाजन और ज़्यादा बढ़ता है। आइए देखते हैं आगे। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं।
दोनों ही क्या है, ईसाई बहुल देश है। दोनों ही देशों में प्रमुख धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म। लेकिन यहाँ के लोग भी क्या है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटे हुए हैं। ईसाई धर्म भी दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में गहरी समानता है। उत्तरी आयरलैंड जो है उसमें क्या है, वर्ग और धर्म के बीच में तो क्या है, समानता। वहाँ का कैथोलिक समुदाय क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है और लंबे समय से वहाँ भेदभाव भी होता है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में बहुत ज़्यादा अमीर गरीब है। यानी कि उत्तरी आयरलैंड में तो क्या है, लगभग सारा समुदाय नॉर्मल है, कुछ गरीब भी है हालांकि, लेकिन ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नहीं है। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी है। परिणाम यह होता है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच में भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है इन्होंने नीदरलैंड में। बेटा नीदरलैंड में आप देखेंगे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों हैं। ये कहना चाहते हैं कि नीदरलैंड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि नीदरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है वो दोनों समान रूप से हैं और वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन उत्पन्न नहीं होता, जबकि उत्तरी आयरलैंड में होता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है इसका वाक्य। फिर हम आगे आते हैं, देखिए एक यहाँ आता है वर्ड समरूप समाज। समरूप समाज क्या होता है, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता ज़्यादा गहरी नहीं हो। वैसे तो ऐसा कोई समाज नहीं है विश्व में जिसमें समुदाय नहीं हो, संस्कृति नहीं हो और जातीय विभिन्नता नहीं हो, लेकिन जब समाज में ये ज़्यादा गहरी नहीं होती, ज़्यादा विभाजन का कारण नहीं बनती, सामाजिक विभाजन का बड़ा कारण नहीं बनती, तो ऐसी जातीय, सामुदायिक और सांस्कृतिक विभिन्नता को हम समरूप समाज का नाम देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा सामाजिक विभाजनों की राजनीति। इसमें देखते हैं हम, देखिए ग्रेट ब्रिटेन का, उत्तरी आयरलैंड का हमने उदाहरण लिया। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता, राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा, यहाँ की आबादी हमने पहले ही देखी है, ईसाई धर्म प्रमुख है और यह धर्म दो वर्गों में बटा हुआ था। उत्तरी आयरलैंड में 53% आबादी किसकी है, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की, और 44% आबादी किसकी है, रोमन कैथोलिक की। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टियाँ। कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टियाँ। और उनकी मांग क्या है इसकी, उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। ये क्या मांग करती रहती है पार्टियाँ कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दो। क्यों मिला दो, ये क्यों चाहते हैं ऐसा, क्योंकि जो आयरलैंड गणराज्य है वो भी कैथोलिक प्रधान ही राज्य है, तो ये चाहते हैं कि हम आयरलैंड के साथ चल जाएं। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, यूनियनिस्ट पार्टियाँ, और ये क्या चाहते हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें। क्यों रहना चाहते हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन में मुख्यतः कौन से लोग हैं, प्रोटेस्टेंट लोग हैं। तो ये दोनों अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं कि एक पक्ष कहता है हम आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं, दूसरा कहता है हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाना चाहते हैं। तो इस कारण से यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच में हिंसक टकराव रहता है और इसके कारण कई बार सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है, जिससे सेना के जवान और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में एक शांति समझौता हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार ली और दोनों आपस में सहमति के साथ रहने लगे। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं सामाजिक विभाजन का अंत किस तरीके से हुआ। अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ अब सामाजिक विभाजनों की राजनीति के 3 आयाम। ये देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के आयाम। तो हम देखते हैं कौन कौन से आयाम होते हैं सामाजिक विभाजन की। सबसे पहले सामाजिक विभाजन क्यों उत्पन्न होता है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होने के कारण। सभी लोग चाहते हैं कि मेरी पहचान बने, उससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन उत्पन्न होने लगता है। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ क्या हो जाता है, तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, तो मेरी यहाँ से पहचान बने।
जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप में देखते रहेंगे, उनका लड़ाई शांत हो पाना संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब तक लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान नहीं बनाएंगे, राष्ट्रीय पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक सामाजिक विभाजन खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हमें भी हमारे देश में सामाजिक विभाजन खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि को छोड़कर हमें भारतीयता को अपनाना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या है, हम सब भारतीय हैं। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग क्या मानते हैं अपने आप को, बेल्जियाई, भले ही वो डच बोलते हों, जर्मन भाषी हों, लेकिन सबसे पहले वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम बेल्जियाई हैं, हम बेल्जियम के रहने वाले हैं। ऐसे ही हमको क्या मानना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तो इसी तरीके से सामाजिक विभाजन को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल किस प्रकार से उठा रहे हैं, ये भी सामाजिक विभाजन का कारण बन सकता है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लिया जाता है, जिसमें दूसरे समुदाय को कोई नुकसान ना पहुंचे। श्रीलंका में आपने देखा होगा कि श्रीलंका में केवल सिंहलों की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के विपरीत थी। श्रीलंका में क्या किया गया कि सिंहली समुदाय की तो मांगों को मान लिया गया, लेकिन जो सिंहली समुदाय की मांग थी वो तमिल समुदाय के क्या थी, विपरीत थी। तो इस कारण से श्रीलंका में सामाजिक विभाजन इतना बढ़ गया कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों को समुदाय की मांगों को उठाने से पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या इन मांगों से अन्य जो सामुदायिक दल हैं देश में, उनको कोई किसी प्रकार का खतरा होता है, क्या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है। इसलिए सभी समुदायों को समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। आप देख सकते हैं उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय के दीवार माध्यम से बटे हुए हैं। ये देखिए अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा सामाजिक विभाजन, सरकार का रुख। सरकार का रुख इन मांगों के प्रति क्या होता है, किन मांगों के प्रति, जो समुदायों ने अपनी अपनी मांगें उठाई हैं, उन मांगों के प्रति सरकार कैसा रुख अपनाती है। अगर सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है और वो दोनों पक्षों की बात सुनती है, दोनों समुदायों की बात सुनकर फैसला लेती है, तब तो सामाजिक विभाजन कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी एक समुदाय विशेष के लिए, जैसे श्रीलंका में हुआ, किसी एक समुदाय विशेष के लिए उन्होंने क्या किए, नियम कायदों को अंतर्गत परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ गृह युद्ध हो गया। जबकि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने सभी समुदायों का पक्ष रखा। तो इससे भी सामाजिक विभाजन कम होता है। यदि समाज में जो सरकार है, अगर उसका रुख समानता का है, सबके साथ मिलजुल कर व्यवहार करने का है, तो सामाजिक विभाजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बॉल है जो वाइट एंड ब्लैक से बनी हुई है। इसमें क्या है, बहुत जोश है। इस बॉल में क्या दिख रहा है, बहुत जोश। जबकि इस बॉल में क्या दिख रहा है, एक साइड में सारे काले पॉइंट्स हैं और दूसरे साइड में सारे वाइट पॉइंट्स। ये क्या बता रहा है, रंग भेद को बता रहा है, नस्लवाद को बता रहा है। तो हमें अपनी पृथ्वी कैसी बनानी है, इसकी तरह जोश से भरी हुई। हमें अपनी पृथ्वी ऐसी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप इस चैप्टर के कुछ प्रमुख प्रश्न हैं वो कीजिए, और साथ में बच्चों एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, आप नोट्स बनाना ना भूलें। जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया है चैप्टर, जो मैंने समझाया है, इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से ही आपको उस विषय का ज्ञान होता है। आप सभी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे पता कीजिए कि किस प्रकार से नोट्स बनते हैं। आप एक एक पॉइंट लीजिए चैप्टर में, जैसे मैंने पढ़ाया है चैप्टर को, वैसे वैसे पॉइंट्स लिखते जाइए कि पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्या बताया सर ने, फिर तीसरा पॉइंट। इस प्रकार से आप बनाते जाइए तो आपके नोट्स बनते जाएंगे और फिर उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारा लोकतंत्र और विविधता का चैप्टर। इसी चैप्टर पे आपको लाइव वीडियो भी मिलेंगे। आप उन लाइव वीडियो के माध्यम से, मैंने ब्लैक बोर्ड में समझाया है इस चैप्टर को, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है मैंने लाइन वाइज समझाया है एनसीईआरटी का, आप इसे भी देख सकते हैं। तो कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है, ये है प्लेलिस्ट है कक्षा की। इस कक्षा की प्लेलिस्ट में ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।